हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएसई हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और मैंने यहाँ 4 चैप्टर्स पे एक टेस्ट पेपर बनाया है। इसमें मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल आईसीएसई के पैटर्न से दिए हैं और आंसर्स भी दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन आंसर्स रीड किए हैं। अगर आप इसे बार बार सुनेंगे तो उतने क्वेश्चन आंसर्स आपके लर्न हो जाएंगे। मैंने इन सभी चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने इन चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है बात अठन्नी की इस चैप्टर से। क्वेश्चन है, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे तो अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा है। यह इंसाफ नहीं अंधेर नगरी है, यह कथन किसने कहा और वह कौन सा कार्य करता है? उत्तर है, यह इंसाफ नहीं अंधेर नगरी है, यह वाक्य रमजान ने कहा था। रमजान रसीला का मित्र था। वह शेख सलीमुद्दीन के यहाँ नौकरी करता था। वह चौकीदार था। शेख सलीमुद्दीन जिला मैजिस्ट्रेट थे। सेकेंड क्वेश्चन है, अठन्नी की चोरी किसने की थी और क्यों? उत्तर है, अठन्नी की चोरी रसीला ने की थी। उसने रमजान से उधार लिया था। वह अठन्नी रमजान को देकर कर्ज मुक्त होना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन है, शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। मतलब बताइए कि शीर्षक कैसे एप्ट है उसमें। उत्तर, बात अठन्नी की कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक शीर्षक है। बात अठन्नी की कहानी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की ओर इशारा करते हुए न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। प्रस्तुत कहानी में रसीला अपने मित्र रमजान का कर्ज चुकाने के लिए अपने मालिक बाबू जगत सिंह के दिए गए 5 रुपए से अठन्नी बचाकर अपने मित्र रमजान को दे देता है। रिश्वतखोर मालिक जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए मिठाई लाने के लिए दिए थे और उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली। रसीला अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। रसीला पर मुकदमा चला और रिश्वतखोर शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी। लेखक कहता है कि 500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे और अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अतः कहानी का शीर्षक सटीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसा क्या हुआ कि वक्ता ने दुनिया को अंधेर नगरी कहा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, रमजान ने दुनिया को अंधेर नगरी कहा क्योंकि उसके मित्र गरीब रसीला को मात्र अठन्नी की चोरी के अपराध में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, जबकि उसने अपना अपराध इंजीनियर बाबू जगत सिंह के सामने स्वीकार कर लिया था। रमजान इस बात से अवगत था कि शेख सलीमुद्दीन तथा बाबू जगत सिंह दोनों ही रिश्वत लेते हैं, लेकिन देश का कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वे समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है। जिस अदालत में रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई गई, उस अदालत में शेख सलीमुद्दीन ही न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान थे। दूसरा क्वेश्चन काकी इस कहानी से है। वर्षा के अंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ किसकी बात की जा रही है? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, यहाँ शामू की बात की जा रही है। शामू विश्वेश्वर का पुत्र है और उसकी माँ यानी काकी का देहांत हो चुका है। वह एक अबोध बालक है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसका वियोग सह नहीं सकता। वह जन्म मृत्यु के सत्य से अनजान है, इसलिए उसे लगता है कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है, जिसे वह पतंग और डोर के सहायता से नीचे उतार सकता है। इसके लिए वह अपने पिता के कोट की जेब से पैसे चोरी करता है। सेकेंड क्वेश्चन, उपर्युक्त पंक्तियों का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ यह है कि शामू अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत रोता है और उसे चुप कराने के लिए घर के बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई है, लेकिन
आसपास के मित्रों से उसे इस सत्य का पता चलता है कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है। इस प्रकार बहुत दिन तक रोते रहने के बाद उसका रुदन तो शांत हो जाता है, लेकिन माँ के वियोग की पीड़ा उसके हृदय में शोक बनकर बस जाती है। थर्ड क्वेश्चन, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माँ की मृत्यु के बाद शामू अत्यंत दुखी हो गया। वह पहले बहुत रोया करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसका रोना शांत होता गया, परंतु उसके अंतःस्थल की पीड़ा शांत न हो सकी। वह प्रायः अकेला रहने लगा और हमेशा आकाश की ओर देखता रहता। जिस प्रकार वर्षा के 1-2 दिन बाद धरती के ऊपर का पानी तो सूख जाता है, लेकिन उसके भीतर की आर्द्रता बहुत दिन तक बनी रहती है, उसी प्रकार शामू का रोना तो बंद हो गया, लेकिन मातृ वियोग की पीड़ा उसके हृदय में जाकर बस गई थी। बालक का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है और वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। प्रस्तुत कहानी काकी के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कहानी काकी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, बाल मनोवैज्ञानिक चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसमें एक बालक के मातृ वियोग की पीड़ा को दर्शाया गया है। कहानी में शामू माँ की मृत्यु के बाद उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है और उसका मन कहीं नहीं लगता है। जीवन चक्र से अनभिज्ञ वह अपनी माँ को ईश्वर के यहाँ से लाने के लिए पैसों की चोरी करता है और डोरी मंगवाता है, जिसकी सहायता से वह अपनी मरी माँ को आकाश से नीचे धरती पर ला सके। इस प्रकार यह साबित होता है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है और वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, नेताजी का चश्मा इस पाठ से है। क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति कौन किससे पूछ रहा है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हवलदार साहब पान वाले से पूछ रहे हैं। वक्ता का परिचय दीजिए। उत्तर, हवलदार साहब इस कहानी के मुख्य पात्र तथा सूत्रधार भी हैं, जिनके माध्यम से यह कहानी आगे बढ़ती है। हवलदार साहब किसी कंपनी के अधिकारी हैं। वे अत्यंत भावुक, संवेदनशील तथा देशभक्त व्यक्ति हैं। उन्हें कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर स्थापित नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा में गहरी दिलचस्पी है। श्रोता चश्मे वाले के लिए क्या टिप्पणी करता है? श्रोता की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। उत्तर, कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले ने टिप्पणी की कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की प्रतिमा को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी फौजी से कम नहीं थी। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, महायज्ञ का पुरस्कार इस पाठ से है। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। क्वेश्चन, उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? उत्तर, उन दिनों यज्ञों के फल के क्रय विक्रय की प्रथा प्रचलित थी। क्वेश्चन, सेठानी ने एक यज्ञ बेचने का सुझाव क्यों दिया? उत्तर, सेठ बहुत धनी थे।
वे अत्यंत विनम्र और उदार भी थे। उनका मन धार्मिक कार्यों में लगता था। उन्होंने अपने घर का भंडार द्वार सबके लिए खोल दिया था। उनके द्वार पर जो भी हाथ पसारे आता, खाली हाथ नहीं जाता। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए और दान में बहुत सारा धन दीन दुखियों में बांट दिया। अकस्मात दिन फिरे और सेठ अत्यंत गरीब हो गए और भूखों मरने की नौबत आ गई। गरीबी से परेशान होकर सेठ की पत्नी ने सेठ को एक यज्ञ बेचने का सुझाव दिया। भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाने को सेठ ने महायज्ञ क्यों नहीं माना? उत्तर: सेठ अत्यंत उदार प्रवृत्ति के थे। गरीब होने पर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को सदैव सर्वोपरि माना और उसी के अनुरूप आचरण दिखाया। स्वयं भूखे रहकर भी एक भूखे कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। धन्ना सेठ की त्रिलोक ज्ञाता पत्नी ने सेठ के इस कृत्य को महायज्ञ की संज्ञा दी, तो सेठ ने इसे केवल कर्तव्य भावना का नाम दिया। सेठ का मानना था कि भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना मानवोचित कर्तव्य है। कहानी के अनुसार महायज्ञ क्या था? इसके बदले में सेठ को क्या मिला? उत्तर: कहानी के अनुसार लेखक का मानना है कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ वास्तविक यज्ञ नहीं हो सकता, बल्कि निस्वार्थ और निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ कहलाता है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करना ही मानव धर्म है। सेठ ने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना अपना मानवीय कर्म समझा, न कि महायज्ञ। उन्होंने अपने कर्म को मानवीय कर्तव्य समझा और उसे धन्ना सेठ को नहीं बेचा। ईश्वर की कृपा दृष्टि से सेठ को अपने घर में एक तहखाने में हीरे जवाहरात मिले। यह सेठ के महायज्ञ का पुरस्कार था। तो स्टूडेंट्स, आप इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर्स तो आपके सामने हैं और आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा। मैं ऐसे और क्वेश्चन पेपर्स, चैप्टर्स और पोएम्स पे बनाने वाली हूँ और अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए।